हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के गुप्त काल का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहला वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये गुप्त काल का आखिरी वीडियो है। कला में विष्णु का कौन से अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है? आपका ऑप्शन है मत्स्य, नृसिंह, कूर्म, वराह। आपका राइट आंसर हो जाएगा वराह। तो कला में विष्णु का वराह अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है। ब्राह्मण गुहा मंदिर, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है, ब्राह्मण गुहा मंदिर। इसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। उदयगिरी गुहा मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। अगला सवाल है, शक एवं गुप्त संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है? आपका ऑप्शन है 78 वर्ष, 242 वर्ष, 320 वर्ष, 277 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा 242 वर्ष। तो शक संवत एवं गुप्त संवत के बीच 242 वर्ष का अंतर है। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था और किया किसने था? कनिष्क ने। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। गुप्त संवत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहले विक्रम संवत आया, फिर शक संवत आया, फिर गुप्त संवत आया। विक्रम संवत सबसे पहले 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापना किया गया। शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में लाया गया और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 320 ईस्वी में लाया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि शक एवं गुप्त संवत के बीच 242 वर्ष का अंतर है। अगला सवाल है, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? आपका ऑप्शन है रत्न, तैल, हस्तिदंत, पट्टवस्त्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा पट्टवस्त्र। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, पट्टवस्त्र वस्तु के व्यापार में संलग्न थी। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? आपका ऑप्शन है कुषाण काल, हिंद यवन काल, गुप्त काल, मौर्य काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में प्रचलित हुए थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। अगला सवाल है, किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था? आपका ऑप्शन है कांगरोद, ताम्रलिप्ति, मुसरी, कल्याण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था। गुप्त काल में भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार का पता चलता है। यह व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। अगला सवाल है, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? आपका ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी, ब्रह्मा एवं विष्णु, राम और विष्णु, विष्णु एवं शिव। आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु एवं शिव। गुप्त काल में विष्णु एवं शिव की पूजा होती थी। अगला सवाल है, भूमि छिद्र न्याय क्या है? आपका ऑप्शन है भूमि को बेच देना, भूमि को हस्तांतरित करना, भूमि को पट्टे पर देना, भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले को अधिकार जिसे था उसे भूमि छिद्र न्याय कहा जाता था। अगला सवाल है, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण क्या थे? आपका ऑप्शन है जातियों की संख्या बढ़ जाना, शूद्रों की संख्या कृषि में कम होना, अछूतों की संख्या कम होना, वाणिज्य व्यापार का ह्रास। आपका राइट आंसर है जातियों की संख्या बढ़ जाना। गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे जातियों की संख्या बढ़ जाना। अगला सवाल है, निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? आपका ऑप्शन है नालंदा, देवघर, भीतरगांव, भित्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। तो नालंदा में गुप्तकालीन मंदिर नहीं बनाए गए थे। अगला सवाल है, सुदर्शन झील के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन है? आपका ऑप्शन है रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक। आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। तो सुदर्शन झील के बारे में रुद्रदामन के अभिलेख में वर्णन है, वो भी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी में लिखा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, प्रशासन के प्रसंग में नागर, सृष्टि एवं सार्थवाह का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में हुआ है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पुंड्रवर्धन, अवंती, सौराष्ट्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुंड्रवर्धन। प्रशासन के प्रसंग में नागर, सृष्टि एवं सार्थवाह का उल्लेख पुंड्रवर्धन अभिलेख में हुआ है। अगला सवाल है, गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला, वाराणसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। तो गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कौशाम्बी से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है? आपका ऑप्शन है अरबी, ग्रीक, लैटिन, फारसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द लैटिन शब्द से निष्पन्न है। अगला सवाल है, स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी होता था गुप्त काल में कौन? आपका ऑप्शन है पति, पुत्र, पुत्री, बहू। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। तो गुप्त काल में स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी उसकी पुत्री होती थी। अगला सवाल है, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था? आपका ऑप्शन है पुष्यमित्र, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला सवाल है, कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है अश्व व्यापारी, तैलिक, कुंभकार, तंतुबाय। आपका राइट आंसर हो जाएगा तंतुबाय। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख है। अगला सवाल है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, मालविकाग्नि मित्रम, जिमुतवाहन, 10 रूपक। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसका रचनाकार विशाख दत्त हैं। अगला सवाल है, गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा गंगधर लेख, भित्री लेख, जूनागढ़, गढ़वाल लेख। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगधर लेख। तो गंगा का उल्लेख गंगधर लेख में मिलता है। अगला सवाल है,
गुप्त नरेशों द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है अग्रहार, दान भूमि, सेवाग्राम, चाचर भूमि। आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्रहार। गुप्त नरेशों द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, अक्षय निधि क्या थी? आपका ऑप्शन है न्यास, श्रेणी समूह, बैंक, उधार पूंजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यास। अक्षय निधि क्या थी? न्यास थी। मेरे दोस्त, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अच्छे से जीएस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकें। अगला सवाल है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कौन सी है? आपका ऑप्शन है भूमरा, कानपुर, नागौद, तिगवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है कानपुर की। तो गुप्तकालीन मंदिर छोटे छोटे ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे, परंतु कानपुर का भीतरगांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसी तरह सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी केवल ईंटों से निर्मित है। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। नागौद में खोह के मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित है? आपका ऑप्शन है रोमन और सक्षत्रप, कुषाण और सक्षत्रप, कुषाण और यौधेय कुषाण। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण और सक्षत्रप। गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः कुषाण और सक्षत्रप सिक्कों पर आधारित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था? पहला दिया है पल, दूसरा नाल, कुल्यबाप, निवर्तन। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाल, कुल्यबाप, निवर्तन। लेकिन पल का इस्तेमाल नहीं होता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी। अगला सवाल है, महाछपटलिक निम्नांकित का प्रभारी अधिकारी था। आपका ऑप्शन है रथ, नौसेना, लेखा, पदाति। आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखा। राज्य के प्रमुख दस्तावेजों तथा राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी को महाछपटलिक अधिकारी कहा जाता था। यह भूमि आलेखों को भी सुरक्षित रखता था। अगला सवाल है, गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग होता था? दिया है आपका पहला अग्रहारीन, कुटुम्बिन, महतर, भौगिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुटुम्बिन, महतर, यानी 66 का हो जाएगा डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी। अगला सवाल है, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? आपका ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, ईरान, पश्चिम एशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ गुप्त काल में भारत का सबसे घनिष्ठतम संबंध था। गुप्त काल में भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच लगातार व्यापार होता था। यह व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। अगला सवाल है, गुप्त काल में भाग कर से क्या तात्पर्य था? आपका ऑप्शन है भूमि कर, बिक्री कर, बंजर भूमि कर, खदानों पर कर। आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर। गुप्त काल में भूमि कर को भाग कर कहा जाता था। अगला सवाल है,
अपने वृत्तांत में फाह्यान उल्लेख नहीं करता है। आपका ऑप्शन है मध्य देश में शांति एवं व्यवस्था का, दंड न्याय की कठोरता का, चंडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में आम लोगों में निरामिषता का। आपका राइट आंसर हो जाएगा दंड न्याय की कठोरता का। तो अपने वृत्तांत में फाह्यान ने दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं करता है। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। बौद्ध ग्रंथों के पढ़ाई के लिए और बौद्ध स्थलों को देखने के लिए भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल है ब्रह्मादेय शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है पूर्व वैदिक ग्रंथों में, पूर्व बौद्ध ग्रंथों में, गुप्त पूर्व अभिलेखों में, गुप्तोत्तर अभिलेखों में। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त पूर्व अभिलेखों में। ब्रह्मादेय शब्द प्रथम बार गुप्त पूर्व अभिलेखों में मिलता है। अगला सवाल है अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल 7 गुफाओं के चित्र अवशिष्ट हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। अगला सवाल है किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? आपका ऑप्शन है काच, रामगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी। अगला सवाल है फाह्यान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजरी अवस्था में था? पहला तक्षशिला, मथुरा, कपिलवस्तु, कुशीनगर। आपका राइट आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु और कुशीनगर। फाह्यान के भारत यात्रा के समय कपिलवस्तु और कुशीनगर लगभग उजरी अवस्था में थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी। मेरे दोस्त, अगर आप जीएस कॉम्पिटिटिव जीएस का तैयारी करना चाहते हैं, क्यूज करना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। अगला सवाल है पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में एक वर्ग के सिक्कों के लिए द्रम शब्द किस भाषा से निष्पन्न है? आपका ऑप्शन है अरबी, लैटिन, यूनानी, वैदिक संस्कृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की थी, बिल्कुल सही है। मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। वृत्त संहिता की रचना आर्यभट्ट ने नहीं, वराह मिहिर ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लकुलिश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भित्रीय स्तंभ अभिलेख। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। अगला सवाल है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसमें कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में अंकित करती है। पहला, उस समय कामरूप एक बृहत राज्य था। दूसरा, कामरूप के राजा ने गुप्त सम्राटों के नामों का प्रवर्तन किया था। कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तित्व सम्मान अर्पित किया गया था। कामरूप का राजा सम्राट को हर प्रकार के कर अदा करता था
अब पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? तो आपका 3 नंबर और 4 नंबर सही है कि कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया गया था। कामरूप का राजा इसको हर प्रकार के कर अदा करता था। अगला सवाल है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। आपका ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते हैं। अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, किसी अज्ञात भारतीय ने, भास्कर ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी अज्ञात भारतीय ने। तो शून्य का आविष्कार किया था भारतीय, लेकिन भारतीय के नाम की जानकारी नहीं है, अज्ञात भारतीय ने। आगे कुछ निर्देश दिया है। 2 आपको असर्शन और रीजन देगा, यानी कथन और कारण देगा। अगर कथन सही है, कारण सही है, कथन की कंप्लीट व्याख्या कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर कथन और कारण यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगर स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए तो क्वेश्चंस को देखते हैं। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है, लेकिन असर्शन का कंप्लीट रीजन जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। गुप्त काल से लेकर आगे तक स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर भारतीय स्थापत्य का एक लक्षण बन गए थे, बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा का विकास इस काल का एक प्रमुख चिन्ह था, ये भी सही है, और असर्शन का कंप्लीट व्याख्या कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? आपका ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भरौच, कल्याण, काम्बरे। आपका राइट आंसर हो जाएगा भरौच। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार भरौच के पतन से संचालित होता था। अगला सवाल है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आपका ऑप्शन है रूपक, करसापन, दिनार, पन। आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। तो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, जिसको रूपक कहा जाता था, और सोने के सिक्के चलाए जाते थे, जिसको दिनार कहा जाता था। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को। तो बृहत संहिता की रचना वराहमिहिर ने की। बृहत संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। मृच्छकटकम की रचना शूद्रक ने की। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने, और विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हन ने की। तो आपका 84 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? आपका ऑप्शन है चतुर्वेदी मंगलम, परिषद और मणिग्राम। आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिग्राम। तो मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विशाखदत्त एक नाटक है। वराहमिहिर, तो विशाखदत्त एक नाटककार हैं। वराहमिहिर खगोल विज्ञान के जानकार हैं। चरक चिकित्सा शास्त्र के जानकार थे। ब्रह्मगुप्त गणित के जानकार थे। तो विशाखदत्त नाटककार थे, वराहमिहिर खगोलवेत्ता थे, चरक चिकित्सक के जानकार थे, और ब्रह्मगुप्त गणित के जानकार थे।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। गुप्त संवत शुरू हुआ था 320 ईस्वी में और कली संवत शुरू हुआ था 3102 ईसा पूर्व में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ए। अगला सवाल है, किस अभिलेख में बहालिकों का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, करमनडंडा अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरौली का स्तंभ अभिलेख में। मेहरौली का स्तंभ अभिलेख में बहालिकों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना? आपका ऑप्शन है कन्नौज, अजमेर, दिल्ली, पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। गुप्तों के पतन के उपरांत कन्नौज नगर जो है उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत गुप्त संवत से अभिन्न था? आपका ऑप्शन हो जाएगा बल्लभी संवत, कली संवत, शक संवत, सप्तर्षि संवत। आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभी संवत। तो बल्लभी संवत जो था गुप्त संवत से अभिन्न था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी है? आपका ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क, हुबेस्क, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त सोने के सिक्के, स्कंदगुप्त के काल के सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राजकाल में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है मथुरा, भित्री, जूनागढ़, सांची। आपका राइट आंसर हो जाएगा भित्री। तो भित्री अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है। भित्री स्तंभलेख जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है व्यापारिक कारवा प्रमुख को, सरकार प्रमुख को, समिति प्रमुख को, श्रेणी प्रधान को। आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक कारवा प्रमुख को गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, रामगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला था, जो प्रथम था। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त पुत्र कौन था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का। तो समुद्रगुप्त पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम का। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने गुप्त संवत आरंभ किया था 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है। इसके साम्राज्य का विस्तार आधुनिक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभागों तक माना जाता है। मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो देखने से आपको
फ़ायदा हो रहा हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।